हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं बीए सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री को। और सबसे पहला टॉपिक अपने कर रहे हैं रेनेसां क्या है, रेनेसां का मतलब क्या होता है, रेनेसां के क्या कोर्स थे और इसके टाइम पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ आर्ट और लिटरेचर की शुरुआत कैसे होती है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी आपको टॉपिक लगेगा वहाँ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए या आपकी जहाँ पर भी क्लास में आप टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ के लिए सफिशियंट होगा। इतना मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। सबसे पहले जानते हैं कि रेनेसां का मतलब क्या होता है। तो भी रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ होना। अब रीबर्थ कैसे होना, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो रेनेसां का मतलब होता है कि समाज में जो चल रही कुरीतियां हैं, सुपरस्टिशंस है, जो करप्शन चल रहे हैं, उनका खत्म होना और एक नई शुरुआत आना, जिसमें एक साइंटिफिक खोज होना, जिसमें एजुकेशन को फैलाना, जिसमें नई लिटरेसी को फैलाना। जो कुछ एक हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिलोसफर होते हैं, वो लोगों को अवेयर करना सिखाते हैं। और वो अवेयरनेस कुछ इस हद तक होती है कि आपके समाज को चेंज करके रख देती है। तो इसी को अपने रेनेसां या रीबर्थ कहते हैं। इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, इसमें कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चेंज होने के साथ साथ आपके आर्ट और लिटरेचर में भी चेंज आपको देखने को मिलता है, रिवाइवल देखने को मिलती है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, इटली में होती है। 14th सेंचुरी से इसकी शुरुआत होती है और बाद में 16th सेंचुरी के आते आते अच्छे से पूरे यूरोप में फैल जाता है। और यूरोप के बाद में इसी रेनेसां का दौर पूरी दुनिया में भी देखने को मिलता है। तो अब अपनी बात करते हैं कि इसकी कोजेस क्या थे रेनेसां के आने के। तो कारण थे, सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे बाइजेंटाइन करके एक अंपायर था, वो उसका हारना किससे, ओटोमन अंपायर से, और इसकी शुरुआत होना। तो उसी को बोलते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि उसकी कैपिटल थी, बाइजेंटाइन अंपायर था उसकी। और ओटोमन अंपायर की यहाँ से शुरुआत होती है। और जैसी ओटोमन अंपायर की यहाँ से शुरुआत होती है तो जो स्कॉलर्स थे यहाँ के, वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ, खासतौर से इटली की तरफ वो जाते हैं और अपने साथ एंशिएंट ग्रीक रोमन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेके जाते हैं और एक तरह से क्लासिकल नॉलेज को लेके जाते हैं। और जिस नॉलेज को वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है रेनेसां की। तो रेनेसां की शुरुआत कब से होती है, सबसे पहले इटली में होती है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं अपने इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस 1440 के अंदर होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका जो इन्वेंशन करा था वो गुटनबर्ग्स ने करा था। और जैसे ही आपको पता है, अगर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होगी तो जो बुक्स है वो अफोर्डेबल रेट पे प्रिंट होने लग गई। और बुक्स अगर प्रिंट होने लग गई तो जो स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपनी बातों को, उन्होंने रिवाइवल की चीजों को, उन्होंने जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो एक तरह से वहां पे सुपरस्टिशन चल रही थी, जो एक तरह से चर्च डोमिनेंस कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में लिखना शुरू करा। उनको बताना शुरू करा कि कैसे लोगों को लिबर्टी मिलती है, क्या राइट होना चाहिए। तो ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो अफोर्डेबल रेट पे जब बुक मिल रही थी और जो पढ़े लिखे लोग थे वो इनको खरीद रहे थे, इनको पढ़ रहे थे, इनके बारे में जान रहे थे, तो लोगों को एक नई अवेयरनेस आने की शुरुआत होगी। तो प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान था रेनेसां को फैलाने का, क्योंकि यहाँ पे असेसिबल प्राइस में लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को एक आसानी से उनको लिटरेसी की, उनको लिटरेचर के बारे में नॉलेज मिल रही थी, उनको एक नया रिवाइवल के बारे में नॉलेज उनको आसानी से मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो जाती है। अब फ्यूडलिज्म आप जानते होंगे बेसिकली किसे कहते हैं, कि एक मतलब जमीन का एक ही मालिक होता है जिसके अंडर में बहुत सारी जमीन आती है, और जो वहाँ पे फार्मर वगैरह जो काम करते हैं वो नॉर्मल उसी के अंडर में काम करते हैं। तो ये यहाँ से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सिटीज़ का राइज होना शुरू हो जाता है और जो मिडिल क्लास है वो एक राइज होना शुरू हो जाती है, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन को सपोर्ट करती है। तो एक मर्चेंट क्लास यहाँ पे राइज होती है। तो इस तरह से देखने को मिलता है इसके कारण। आगे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे इटली के जो सिटीज है कुछ एक, जैसे फ्लोरेंस हो गया, वेनिसी हो गया, इस तरह की सिटीज में क्या हो गया, ट्रेड अच्छा होने लग गया। और जिनको कहीं ना कहीं फंड मिलने लग गया, जब ट्रेड अच्छा होने लग गया तो उन्होंने आर्ट को बढ़ावा दिया, स्कॉलर्स को बढ़ावा दिया। तो ऐसा दौर यहाँ पे आने लग गया। राइज ऑफ ह्यूमनिज्म। तो नई जो फिलोसफी आई, उन्होंने मेनली एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल पे फोकस करा। सेकुलरिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी धर्म सुप्रीम नहीं है, सेकुलरिज्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, स्टडी ऑफ क्लासिकल जो टेक्स्ट थे वो यहाँ पे बढ़ने लगे। तो लोगों को एक नई पाथ मिल गया, लोगों को एक नया रास्ता मिल गया कि हम किसी अगर इंसान को राइट दे रहे हैं जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है, हम चर्च को अगर पावर दे रहे हैं, हम सुपरस्टिशन में रह रहे हैं, तो ये सब कुछ चीजें बकवास है। हमें हमारी पोटेंशियल के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, हम फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह का लोगों के अंदर एक रिवाइवल आने लग गया, उनकी सोच में चेंज होने लग गया। मतलब एक समाज जो पहले चलता आ रहा था, जो ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिज्म जो चीजों को मानते आ रहा था, उनमें कुछ चेंज आने लग गया।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई यहाँ पे, रिलेटिव पीस इन यूरोप अलाउड पीपल टू इन्वेस्ट इन कल्चर रेदर देन वॉर, ये कंडीशन यहाँ पे हुआ। इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च डिक्लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये तो यहाँ की कि जो करप्शन था चर्च का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने बताया, जैसे नई नई साइंस आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो उन्होंने बताया कि ये साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम काम करते हैं, ना कि जो चर्च के अंदर बैठे जो बाबे लोग होते हैं जो गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन कम होना शुरू हो गया था यहाँ पे। और क्या देखने को मिलता है, जब ये रेनेस आया तो आर्ट का यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। तो रेनेसा का मतलब क्या? सुधार होना, रिवाइवल होना, रीबर्थ होना। शुरुआत कहां से हुई? इटली के अंदर से हुई, 14th सेंचुरी में हुई। और इसके कोजेस अपने पढ़ लिए। आप जान रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द रेनेसा। यूज ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी कि यहां पे जो आर्टिस्ट थे जिनमें से एक का नाम आता है ब्रूनलेस्की ने इंट्रोड्यूस कराया लीनियर पर्सपेक्टिव का। सबसे बड़ी बात है इन्होंने अपनी पेंटिंग में डेप्थ लेके और रियलिज्म को दर्शाया पेंटिंग में। और आगे क्या नेक्स्ट पॉइंट है, रियलिज्म एंड ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि जो पेंटर्स आए थे, जो आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने ह्यूमन फिगर्स को डिपेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे सबसे फेमस है माइकल एंजेलो। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, मेरा प्रोनाउंस थोड़ा सा बेकार है, मैं खुद मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा हूँ जितना आपके लिए जरूरी है मैं वो जरूर बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो तो यार गाली वाली मत देना। तो माइकल एंजेलो की थी, उनकी एक फेमस पेंटिंग है डेविड एंड सिस्टाइन चैपल, ये इनकी फेमस पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग आई इनमें उन्होंने ह्यूमन फिगर को क्या करा? डिपिक्ट करा, पोर्ट्रे करा। तो ये यहाँ पे नई पेंटिंग की शुरुआत होती है। और इस टाइम पीरियड के कुछ एक फेमस अगर आप आर्टिस्ट लिख दोगे अपने आंसर में तो आपका आंसर और भी इफेक्टिव होगा, उसके 4 चांद लग जाएंगे। तो उनमें से कुछ के नाम है लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग। इसके अलावा द लास्ट सपर, इसके अलावा माइकल एंजेलो के द्वारा डेविड पियाटा सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल और राफेल का स्कूल ऑफ एथेंस। तो ये बात आपको जरूर लिखनी है, कुछ एक इनमें से याद कर लेना, एक एक दो तो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनसे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। आगे बात करते हैं, पैट्रोनेज सिस्टम आ गया कि यहां पे जो इटली के या जो कंट्री के, जो भी यूरोप की कंट्री के जो फेमस बड़ी फैमिलीज थी, उन्होंने क्या करा, वेल्दी फैमिलीज ने क्या करा, इनको पैट्रोनस देना शुरुआत कर दी, यानी कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करना शुरुआत कर दी। अगर आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नई पेंटिंग बनाएंगे, नए आर्ट और डेवलपमेंट को लेके आएंगे। तो वो यहां पे देखने को मिला। यहां पे न्यू मटेरियल टेक्निक को देखने को मिला, यानी कि यहां पे ऑयल पेंट्स होने लगे। और ये एक वर्ड है फ्रेस्कोस, ये फ्रेस्कोस वर्ड होता है बेसिकली जब कोई वॉल या कोई सीलिंग पे गिल्ली के ऊपर पेंटिंग करनी हो, जहां पे इंसान को बनाया जाता है या किसी भी चीज को पेंटिंग को बनाया जाता है जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, वो यहां पे नहीं आ गई। इसके अलावा बात करें लिटरेचर की, तो यहां पे लिटरेचर तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। लिटरेचर ने तो काफी हद तक रेनेसा को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, क्योंकि लिटरेचर में जो नई फिलोसफर ने नई बातें लिखी, नई चीजें बताई, उनसे लोगों के अंदर समझ में आने लगा कुछ ना कुछ कि जो पुरानी चीजें चल रही है, जो सुपरस्टिशन चल रहा है वो कितना हद तक गलत है। तो यहां पे वर्नाकुलर राइटिंग का मतलब होता है कि यहां पर एक तरह से पहले लैटिन लैंग्वेज के अंदर ज्यादा चलती थी यहां पे जो राइटिंग थी, अब लोकल लैंग्वेज में चलने लगी। अब लोकल लैंग्वेज में चलेगा तो उसे कॉमन पीपल आसानी से पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो ये यहां पे देखने को मिला। ह्यूमनिज्म इन लिटरेचर में देखने को मिला, यानी कि यहां पे मेनली जो फोकस था वो था इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर, इमोशन के ऊपर और सेकुलर थीम के ऊपर बेस्ड यहां पे लिटरेचर आने लगी। नोटेबल राइटिंग की अगर बात करें तो यहां पे राइटिंग की बात करें तो डेंट एलिग्योरी की डिवाइन कॉमेडी जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो कि प्री रेनेसा की इन्फ्लुएंस थी, या इन इटालियन के अंदर जिन्होंने बताया था प्री रेनेसा के इन्फ्लुएंस को। और इंपॉर्टेंट राइटिंग में अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो वो था अभी जो 3 राइटर के मैं नाम बोलूंगा। इरास्मस, जिन्होंने प्रेज ऑफ फॉली यानी कि क्रिटिक ऑफ द चर्च, देखो चर्च के क्रिटिक्स के ऊपर इन्होंने एक राइटिंग लिखी प्रेज ऑफ फॉली। इसके अलावा निकालो मैकियावली जो कि फेमस राइटर थे, जिनके बारे में आप आगे की अपनी क्लासेस में स्टडी भी करोगे। द प्रिंस लिखी, पॉलिटिकल रियलिज्म के ऊपर बेस्ड उन्होंने लिखी। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इंपॉर्टेंट प्ले सोनेट लिखा, जिन्होंने ह्यूमन नेचर को बताया। तो ये जो लिटरेचर आए, ये जो फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी लिटरेचर को लिखा, इनसे काफी हद तक मैं कहता हूं कि रेनेसा को बढ़ाने में, लोगों की सोच में चेंज लेके आए वो। और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है, कैसे देखो, अगर ये क्रिटिक ऑफ द चर्च जैसी बुक नहीं आती, पॉलिटिकल रियलिज्म जैसी बुक नहीं आती, ऐसी बुक नहीं आती, तो शायद लोगों की सोच में चेंज नहीं होता। आगे बात करें, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन देखने को मिला कि ये वो टाइम पीरियड था जहां पे आपको पता ही है प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, यहां पे जो लिटरेसी वर्क है वो बहुत ज्यादा
स्प्रेड होने लग गया यूरोप में, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू होगी, लोगों ने कुछ जानना सीखा। रिवाइवल हुआ क्लासिकल टेक्स्ट में, यानी कि जो प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसारो जैसे राइटर थे जिन्होंने पुरानी बुक लिखी थी, उनको ट्रांसलेट कर करके लिखे जाने लगा, ताकि हर एक आम आदमी को, हर एक इंसान को उसकी लैंग्वेज में पता चल सके, लोगों के बारे में जो इन राइटर्स ने जो लिखी है चीज़ें, जो इन्होंने फिलोसफी बताई है, जो इन्होंने आइडियाज़ बताए हैं, उनको हम कुछ हद तक जान पाए। तो ये था रेनेसां, जिसने कुछ हद तक, मैं कहूंगा कुछ हद तक नहीं, पूरे हद तक मैं कहता हूं वर्ल्ड में चेंज लेके आए। सबसे पहले शुरुआत इटली से होती है, बाद में यूरोप में फैलती है, और देखते ही देखते ये दुनिया के पूरे वर्ल्ड में फैलती है, सभी कॉन्टिनेंट्स में ये स्प्रेड होती है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प हुई होगी रेनेसां को समझने में, और क्या कॉजेस थे, कैसे आर्ट में डेवलपमेंट हुआ, कैसे लिटरेचर में हुआ। तो मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।